जातिगत जनगणना, क्या ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है या खुलेगा जो भारतीय राजनीति की चाल बदल देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के राज के समय देश में जातिगत जनगणनाएं हुई, लेकिन आजाद भारत की पहली कैबिनेट में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, इन सभी नेताओं ने यह डिसाइड किया कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होगा। 1951 में पहली जनगणना हुई तो लेकिन इसमें सभी जातियों की बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों, जनजातियों की गिनती हुई और ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। और यह डेटा भी इसीलिए जोड़ा गया ताकि इसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उन्हें इस आधार पर रिजर्व किया जाए। पॉलिसी मेकिंग और बाकी जरूरतें भी इसमें शामिल थी। खैर, हाल यह है कि समाज का बंटवारा ना हो, यह मकसद था और इसके लिए जो फैसला लिया गया, धरातल पर तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि समाज कब बटा नहीं है, जाति कब नहीं पूछी गई, चुनावी रणनीतियों और वोट बैंक के आंदोलन कब नहीं हुए, मंडल राजनीति का दौर देश ने देखा और आज भी सच यही है कि जाति कभी नहीं जाती। लेकिन मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, इस एक फैसले ने राजनीति की धुरी बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों के आगामी चुनावों के आईने में बदल दी है। बीजेपी समर्थक, पार्टी के नेता, मंत्री इसे सामाजिक न्याय और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से मुद्दा छीन लिया, यह बात भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी की यह नैतिक जीत है कि जिस मुद्दे की वो पॉलिटिक्स वो कर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, आखिरकार सरकार मजबूर हुई इस पर फैसला लेने के लिए। अब बस तारीख और टाइमलाइन बता दें कि कब कैसे पूरा होगा। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश को भरोसा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल और इनके नेता एक पिछड़े वर्ग के लिए धोखा है, धोखा है, धोखा है। तो अब लड़ाई राजनीतिक श्रेय की भी है इस बीच कि कौन जातिगत जनगणना कराने या करवाने का सूत्रधार है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पहलगाम हमले से पहले ध्यान हटाने की कोशिश है? हमले का नेगेटिव इंपैक्ट सरकार की छवि और सुरक्षा में चूक पर ध्यान ना जाए तो क्या इसलिए भी जातिगत जनगणना का दांव खेला गया है? और बिहार चुनाव तो खैर आगे है ही, जिसमें बीजेपी किसी भी तरह अपनी जीत की राह मजबूत करना चाहती है। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। तो इस तरह के बयानों की खैर कमी नहीं है, लेकिन फैसले की टाइमिंग, कांग्रेस के उस मुद्दे पर एक्शन ले लेना जिसके लिए सरकार खुद तैयार नहीं हुई, इसके राजनीतिक मायने और देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा, इसे डिकोड करने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ आज इस बातचीत में हैं। आप डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, लेखक भी हैं, आपकी किताब पब्लिश हुई है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व नाम से। सीनियर जर्नलिस्ट जावेद अंसारी जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेएनयू से सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज से प्रोफेसर नरेंद्र कुमार इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर सुमित रामदास मास्कर साहब जी भी जुड़ गए हैं इस बातचीत में। संदीप छाछरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्शन एड एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप वहाँ पर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरुआत में सबसे पहले प्रोफेसर बद्री नारायण जी आपके साथ यहाँ पर करना चाहूँगी। देर से लिया गया सही फैसला है, राजनीतिक फैसला है, लेकिन भारत की राजनीति में क्या टर्निंग पॉइंट सर साबित होने वाला है? नहीं, देखिए सुमिता, ये एकदम सही फैसला है और इससे एक तो कई चीजें इससे फर्क होगी। एक तो जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें अभी तक जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स एक एक्चुअली जो सोशल जस्टिस के कई मॉडल इसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और कमिंग बिहार इलेक्शन और तमिलनाडु इलेक्शन में वो मॉडल टकरा रहे हैं। तो उसमें एक मॉडल है जो मोस्टली कास्ट बेस रिप्रेजेंटेशन को लेके चलता रहा है, समाजवादी मॉडल, बहुजनवादी मॉडल के रूप में आया था और बाद में कांग्रेस ने उसको अपना लिया।
तो वो मॉडल से बीजेपी का जो समग्र सामाजिक न्याय मॉडल का जो परिकल्पना है, जिसमें कि कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई है, साथ में उसके साथ और भी बहुत सारे जो इकोनॉमिक गवर्नेंस का मामला, जो जो गवर्नेंस के थ्रू एम्पावरमेंट का मामला, पॉलिसीज के थ्रू एम्पावरमेंट का मामला, और साथ साथ ये रिप्रेजेंटेशन, वो सब शामिल होकर के एक समग्र सामाजिक न्याय मॉडल बनता है। तो पहला तो ये है कि कांग्रेस और अपोजिशन जिस आधार पे अगले पूरी चुनाव की तैयारी कर चुकी थी, वो एक तरह से भड़क गया। तो नाउ दे हैव टू क्रिएट अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी की तैयारी के लिए समय कम रह गया है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नए एजेंडे क्या होंगे, एक तो उनका है। दूसरा, बीजेपी ने ये जो उसका एक लॉस ग्राउंड जैसा लग रहा था लोगों को, उसको उसने एक्वायर कर लिया फिर से। ओके। और इसके कारण जो ओबीसीज, दलित का एक बड़ा वर्ग जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें बीच में आपने देखा होगा पिछले चुनाव में थोड़ा एस्केलेशन हुआ, थोड़ा कई लोग अलग हुए, कई सीट पर लॉस भी हुआ, वो एक कोहेसिव ढंग से उससे जुड़ जाएगा। और क्योंकि उसमें एक जो डाउट और ह्यूमर बन रहा था कि ये एंटी रिजर्वेशन, एंटी कास्ट सेंसस गवर्नमेंट है, उसको इन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया। तो ये एक बड़ा फर्क ये आने जा रहा है कि बीजेपी ने उन सारे अफवाहों को, र्यूमर्स को, की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। दूसरा क्या है कि इससे एक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, जो वेल रिसर्च, वेल प्लान्ड, मेथोडोलॉजिकली एप्रोप्रिएट, एलॉबरेट एक्सरसाइज से कलेक्ट होगा। तो बहुत सारे जो कास्ट सर्वे के थ्रू डेटा आ रहे हैं, जिनमें पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग है, पॉलिटिकल एंगल है, जिनके उनके थ्रू जो एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल जो डिविजन्स बन सकते थे, उनकी संभावनाएं कम हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो खत्म तो नहीं होंगी, कम होंगी। कोई भी जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से किसी चीज को खत्म नहीं करती, बट कम हो जाए जी। तो मुझे लगता है कि ये सारे फर्क आने वाले हैं। ठीक है, इसी को आगे सर और डिटेल में लेके जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें अभी हम पोस्टर्स की दिखा रहे थे, जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। पोस्टर्स लग गए हैं सर। वैसे भी इन दिनों जरा राजनीति में पोस्टर्स लगने का जो अंदाज है, चाहे वो पहलगाम का मुद्दा हो, संसद में बोलने और भाषण से जुड़े हुए मुद्दे हो, कुछ भी हो, पोस्टर वॉर दिखाई देता है। इसमें अब एक्स प्लेटफॉर्म से लेकर फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया भी शामिल है, और सड़कों पर लगने वाले पोस्टर भी है। श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। क्रेडिट किस? कांग्रेस खुलकर कह रही है हमारे एजेंडे को आखिरकार सरकार को मानना पड़ा, हमने मनवाकर ही दम लिया। लेकिन एंड रिजल्ट तो सर फिर वोट कितने मिलते हैं, चुनाव में जीत कौन हासिल करता है, जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। किसको इसका पॉलिटिकल फायदा मिलता हुआ सर आप देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं पहली बात बोलना चाहूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज आप इस चर्चा को कर रहे हैं। मुझे लगा आप पंडोरा बॉक्स की बात कर रहे थे मीनाक्षी जी। पंडोरा बॉक्स तो 3000 सालों से जमीन पे है, ऊपर कितना भी आप उसको रोक लें, जमीन पे। तो आप पूछते हैं फायदा किसको होगा? फायदा उसको होगा जिसके पास कुछ नहीं है। पहली बात, राजनीतिक फायदा उसका कौन ले जाएगा वो दूसरी श्रेणी की बात है। तो फायदा उसका होगा कि वस्तु स्थिति की पता लगेगी कि क्या है, कितनी जमीन है। आप जमीन का ही देख लें आंकड़ा, दलित परिवारों के पास केवल 16% परिवारों के पास जमीन है। ज्यादातर खेतीहर मजदूर है साथी, ज्यादातर शहरी मजदूर है साथी। तो सबसे पहला फायदा वो आवाज बढ़ने का होगा तथ्य के आधार पे। जो अभी बद्री साहब बात कर रहे थे कि डेटा बेस्ड और आंकड़ों के आधार पे जो लड़ाई है, जो एक औजार मिला है दलित समुदाय को, ओबीसी में भी एक श्रेणी तो है नहीं, आप जानते हैं। तो ऐसे समाज के हमारे वर्गों को, ऐसी श्रेणियों को जिसके पास कुछ नहीं है 3000 सालों से, आप जानते हैं जाति एक बहुस्तरित आघात है, पूरा बड़ा आघात रहा है। कई इसमें आंदोलन हो चुके हैं, चलते आ रहे हैं। अम्बेडकर जी का जो सपना था कि जाति का विनाश हो और जाति प्रथा का विनाश हो, आज तक तो हुआ नहीं, 75 साल हो गए हैं। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहला कि जो लोगों के पास कुछ नहीं है, जिस समाज के वर्ग शोषित है, चाहे ओबीसी के साथी हो, चाहे डी नोटिफाइड ट्राइब के साथी हो, चाहे दलित साथी हो, आंकड़ा सामने आएगा और आंकड़े के आधार पे जो संघर्ष है, जमीनी संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष है, वो बढ़ेंगे और ये होना चाहिए। मैं इसको खुले दिल से हार्दिक इसका अभिनंदन करता हूं ये निर्णय का। दूसरी बात, राजनीतिक फायदा किसको होगा? जैसा बद्री साहब ने बताया, आज के दिन में बिहार में राजनीतिक फायदा मुझे लगता है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को होगा, क्योंकि समय इलेक्शन में अभी कम रह गया है।
तो कांग्रेस और आरजेडी को और अन्य पार्टियों को अभी उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि उनकी राजनीति और उनकी रणनीति, चुनावी रणनीति कैसे हो। पर जो भी हो, जिस भी पार्टी को चुनावी फायदा हो ना हो, मुझे लगता है ये देश के फायदे की बात है। मीनाक्षी जी, इतना तो मैं बोलना चाहूंगा प्रथम चरण में। नरेंद्र जी, अभी तक दो पैनलिस्ट ने लगभग एक दिशा में ये बात तो की है कि ये जरूरत तो थी वक्त की, ताकि पता चल पाए जमीनी हकीकत क्या है और जो काउंटिंग हो रही है उसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से उसको किया जाए, ताकि एक एग्जैक्ट पिक्चर कम से कम पॉलिसी मेकिंग के लिए और अलग अलग जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जो फैसले हैं सरकार के, उसके मद्देनजर दिखाई दे। सर, जनता इस फैसले को, मैं अभी इसको पॉलिटिकली किस तरह से जनता लेगी उस पर बात करना चाहती हूँ। फैसला तो लिया गया, लेकिन ये फैसला इंप्लीमेंट कब तक होगा, इस पर पिक्चर कब तक क्लियर होगी, उसके लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कम से कम 1-1.5 साल से पहले तो ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी। तो क्या सिर्फ इस आधार पर भारतीय समाज वोट कर देगा कि जातिगत जनगणना कराई जा रही है और उसके आधार पर हमें कुछ मिलेगा या हमारी बेहतरी के लिए कोई आगे रास्ता खुलेगा? जनता की, वोटर की साइकी कैसे प्रभावित होगी सर इससे? देखिए, मुझे लगता है कि वोटर की साइकी प्रभावित होने का जहाँ तक मसला है वो ये है कि एक तो बात साफ हो गई है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये जिस तरह से ओपोजिशन के मुद्दे को अपनी तरफ खींच लेती है, ये बहुत बार साबित हुआ है और मुझे लगता है ये दोबारा से फिर से साबित हो गया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जनता उसको किस तरीके से लेगी, मुझे लगता है कि जनता में जो बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना इसमें नहीं है। और एक सेंस में अगर मैं राजनीतिक सेंस में अगर बात करूं, इलेक्टोरल सेंस में बात करूं, तो जो हो सकता है कि ओपोजिशन को जो फायदा हो सकता था ये कास्ट सेंसस न कराने की वजह से, जिसको वो मुद्दा बनाए हुए थे, मुझे लगता है कि उस हिसाब से ओपोजिशन को अब वो इलेक्टोरल फायदा होने वाला शायद नहीं है। क्योंकि जब मुद्दा ही सरकार ले लेती है तो आप देखेंगे कि अगर मंडल कमीशन जिस तरह से लागू हुआ था, मंडल कमीशन में एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन हो गया था। और वो पोलराइजेशन न केवल स्टेट के लेवल पे था, गवर्नमेंट के लेवल पे था, बल्कि वो पोलराइजेशन जो है वो जमीनी स्तर पे भी था। लेकिन आज के मामले में अगर आप देखें तो जमीनी स्तर पे वो पोलराइजेशन मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर कि आपको जमीनी स्तर पर इसका पोलराइजेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रोफेसर सुमित, इसी का एक्सटेंशन मैं आपसे आंसर के रूप में चाहूंगी। भारतीय समाज सर अभी कितना तैयार है इस तरह के जनगणना के से जुड़े हुए आंकड़ों को रिसीव करने के लिए, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो उस समय आंदोलनों का दौर देखा गया? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, देखिए कहने वाली बात है कि अब समाज बदल गया है, देश बदल गया है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कैसे आंदोलन होते हैं, जाति स्पेसिफिक घटनाएं कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में घटती हैं, और इसे लेकर एक इम्पैक्ट सोशल मीडिया पर भी कम से कम दिखाई देता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां पर अपनी जाति को ओन अप करने से लेकर उस पर खुलकर लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए अमूमन लोग ये मानते हैं कि उसे एक स्पेसिफिक वर्ग प्रयोग करता है या उसकी रीच बहुत दूर तक नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट सर वहां दिखता है। तो कितना तैयार भारत है जातिगत जनगणना के डेटा सार्वजनिक होने के लिए? शुक्रिया इस बात के लिए और इस सवाल के लिए। देखिए, जनता हमारी तैयार है एक तरीके से। उसका जो विरोध है वो हमेशा से ही होता रहा है। जब शुरुआत हुई थी इस सेंसस की ब्रिटिश टाइम्स पे, तो तभी भी उसका विरोध हुआ था। तो वो छोटा मोटा विरोध आज भी होता रहेगा। कई लोग कहेंगे कि सिर्फ जाति हमारी एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े विकसित देश है, अमेरिका हो, कनाडा है और सारे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जो है वो विकसित हैं और वो भी आज भी इस अपनी रेस को लेकर के, एथनिसिटी को लेकर के अभी भी रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। दूसरी बात कि हमारे समाज में आज भी शादी की बात हो, घर की बात हो, और जो बड़े बड़े शहरों में जिसको समाज बोलते हैं आज, कि हर एक ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो, हर एक समाज के कोई ना कोई एसोसिएशन है, बड़े बड़े हॉल हैं उनके, जहां प्रोग्राम होते हैं। तो ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। सेंसस को लेके बस एक जो अभी प्रोफेसर नरेंद्र जी ने कहा था कि उनको टेंशन कम लग रहा है, जो मुझे भी लग रहा है सही बात है।
उसकी शायद वजह यह भी है कि दो चीज है रिजर्वेशन की, एक है शिक्षा में रिजर्वेशन और दूसरी नौकरियों में। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो नौकरियां जो है सरकारी, वो हार्डली आपकी 1 या 1.5% बची है टोटल 100 नौकरियों में से। तो उसमें आपका रिजर्वेशन का बहुत ही नेग्लिजिबल कुछ फायदा होगा अगर ये पूरी जनगणना हो भी जाती है। दूसरी तरह अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा रुझाव ऑलरेडी हो चुका है 10 साल में पिछले। तो इस वजह से जो टेंशन्स हमको 1980s या 1990s में भी दिखाई दिए, वो शायद उस तरीके से टेंशन्स नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा सकता है। उनके पास एक बहुत अच्छी मशीनरी है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। उस मामले में कांग्रेस काफी वीक है कि वो बताने के लिए कि ये हमारा भी एजेंडा था, क्योंकि एक समय ऐसा था जब सारी पार्टियां मिलकर भी नहीं इस पर कंसेंसस बना पाई थी कि कंसेंसस होना चाहिए। तो इसको लेकर अब जो श्रेय लेने की बात है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है, जो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोलते हैं हम जिसको, किसी जाति को कि ये पीछे रहेगी उनको कुछ फायदा होगा, उसका बहुत ही असर कम होगा मेरे हिसाब से। ओके, संदीप छाछरा जी, जातिगत जनगणना का डेटा जब सार्वजनिक होगा, अभी हम देखते हैं आरक्षण को लेकर एक जबरदस्त बहस अलग अलग मौकों पर देश में चलती ही रहती है। ये तो एक ऐसा विषय है जो कभी किसी ठंडे बस्ते में गया ही नहीं। आज के दौर में फिर से क्या देश का युवा, या मैं कहूं साल 2025 में, साल 2026 में देश की प्राथमिकताएं जाति आधारित डेटा तक सिमट जाएंगी और उससे निर्धारित होने वाली पॉलिटिक्स तक सिमट जाएंगी? देखिए, दो बातें हैं इसमें मीनाक्षी जी। पहली बात तो जो आगे के संघर्ष हैं, डेटे का फर्क पड़ेगा। देखिए, एक समाज है, हमारा समाज एक नहीं है, कई वर्ग हैं, आप जानते हैं, बहुस्तरीय है, और इसीलिए ये बात हो रही है। तो एक वर्ग ऐसा, एक तबका ऐसा है जो इस जिंदगी को जीता है, मजबूरी की जिंदगी को जीता है, तो उसको अच्छे से मालूम है वस्तु स्थिति क्या है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, आंकड़ा आए ना आए उसे रोज झेलता है। उस संघर्षों को गति मिलेगी। अब गति जो आप मिलने की बात कर रहे हैं, वो क्या गति मिलेगी? रिजर्वेशन की बात अभी प्रोफेसर कर रहे थे, तो मैं उस पर ना जाऊं। वो जानते हैं सरकारी नौकरियां है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात को जरूर और गति मिलेगी, पर गति दो दिशाओं में मिलेगी। पहली दिशा कि पूंजी में मजदूर का हिस्सा, कौन से मजदूर का हिस्सा कितना है। ज़्यादा करके आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, इनका पूंजी में हिस्सा ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो पूंजी में जो हिस्से की संघर्ष है, चाहे वो कॉरपोरेट फर्म्स हो, चाहे वो बाकी जो एंटरप्राइजेज हो, कलेक्टिव एंटरप्राइजेज हो, उस संघर्ष को जरूर गति मिलने वाली है। मैं ज़मीन में काम करता हूँ और ज़मीन की ही बात यहाँ रखना चाहूँगा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। दूसरी जो गति मिलेगी, वो गति मिलेगी आपके ज़मीन के संघर्षों के ऊपर, क्योंकि ज़मीन एकदम जात आधारित मुद्दा है इस देश का। जिसके पास ज़मीन है और जिसके पास ज़मीन नहीं है इतिहास में, और ज़मीन आज़ादी का एक सपना भी था। अधिकतर 55% से ऊपर हमारे लोग अभी भी खेती की ज़िंदगी में हैं, या तो मजदूरी की ज़िंदगी में है, छोटे मजदूरी की ज़िंदगी में है, या छोटी खेती है। तो उसको बहुत गति मिलेगी, उस दिशा को बहुत गति मिलेगी कि हम कितना हिस्सा, जितना हमारा आंकड़ा उतना हिस्सा, उतनी ज़मीन, उतना आसमान, उन संघर्षों को भी मुझे लगता है काफ़ी गति मिलेगी। एक दूसरा वर्ग है जो जानता है कि उसके पास सब कुछ है, ऊपर का जो वर्ग है, जो ज़्यादा करके अगर आप चाहेंगे तो सोचेंगे तो वही वर्ग इसके खिलाफ है। वो जानता है स्थिति को, लेकिन पहचानना नहीं चाहता। ये आंकड़ा जो सामने आता है, मेरे हिसाब से ये उसका पर्दाफाश करेगा, और इस एक रूप से अगर हम आगे देखें, 10 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें, तो एक समान समाज बनाने में बहुत महत्व है इस कास्ट सेंसस का। आज हो, कल हो, आप पूछ रहे थे अगले साल होगा, शायद नहीं, लेकिन अगले 5-7 सालों में वो सामाजिक संरचना को बदलने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद। वैसे आप सर कितना इसका डेडलाइन कब तक का मान रहे हैं कि कब तक ये हो पाएगा, इम्प्लीमेंट होगा या पूरा हो पाएगा? देखिए, अभी तो जब तक सेंसस नहीं आएगा, एक तो सेंसस आने में भी 2 या 3 साल मुझे लगता है अभी लगेंगे, 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे। उसके बाद जो आंकड़ा जब सार्वजनिक होता है, संघर्षों को तब गति मिलती है। Just before 2029 इलेक्शन? I think so, एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा
कि इन एक दो सालों में जैसा अभी बातचीत चल रही है, राजनीतिक दल किसको कितना फायदा होगा, कैसे उसका फायदा उठाएंगे, वो राजनीतिक खेल आपके सामने अभी शुरू हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर बद्री नारायण जी, देखिए अब जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि पहले तो ये प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है, होते हुआते उसके बाद डेटा सार्वजनिक होते होते कब तक समय लगेगा फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अगर 2029 के चुनावी साल को भी अगर एक डेडलाइन के रूप में देखें तो दाव पर तो बहुत कुछ है सर, पॉलिटिकली भी। बीजेपी की सर क्या मजबूरी थी इस समय इस फैसले को लेने की, पॉइंट 1, और अब तक जो परहेज किया गया था इस जातिगत जनगणना को कराए जाने के लिए क्या कारण थे परहेज के? देखिए, हमारे एक प्रोफेसर कहते थे कि बहुत बड़े प्रोफेसर थे रंजीत गुहा, कि यूज्ड टू से कि जिसके पास अप्रोप्रिएट करने की क्षमता ज्यादा होगी, बचा लेने की, वही सक्सीड करेगा। और वही ग्रेट ट्रेडिशन भी होता है, वही अमेरिका के बारे में वो कह रहे थे हमसे। तो मुझे लगता है बीजेपी के पास एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है, तो वो किसी भी मुद्दे को बचा करके उसको अपना मुद्दा बना के और बहुत अच्छी पॉलिटिक्स उसके अराउंड खड़ी कर सकती है। तो देखिए, ये मजबूरी का मामला नहीं है, मामला पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट द कंपल्सन, इट्स अबाउट पॉसिबिलिटीज। आई थिंक शायद मजबूरी गलत शब्द हो गया सर। अगर मैं बोलूँ ये फैसले की टाइमिंग का ये कारण क्या था, व्हाई द टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट? बहुत तरह की नई पॉसिबिलिटी, पॉलिटिक्स में वही सरवाइव करता है लंबे समय तक जो नई पॉसिबिलिटीज खोलता रहता है। तो ये जो स्पेस था वहां पर बीजेपी थोड़ा सा वीक थी, एक बहुत क्लियरली स्पेस स्टैंड वो नहीं ले पा रही थी। हालांकि सोशल जस्टिस डिस्कोर्स वहां पर चल रहा था, बहुत दिनों से चर्निंग चल रही थी और वो वहां पे खास भाषा में, खास डिक्शन में आ गई थी। लेकिन अब उन्होंने क्लियर इस डिक्शन को भी अपनी शब्दावली में शामिल कर दिया और करके उन्होंने इसको एक पॉलिसी डायरेक्शन दे दिया। तो अब वो भी खत्म हो गया, वो जो स्पेस है। तो इससे जुड़ा हुआ जो कंस्टिट्यूएंसी है उस कंस्टिट्यूएंसी में उसकी जगह बन गई। अब सवाल है टाइमिंग। अगर आप पूछें कि टाइमिंग क्या है, इस टाइमिंग का क्या मतलब है, टाइमिंग पॉलिटिक्स अगेन, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक साथ 20 काम कर रही होती है। ये काम नहीं कि जैसे एक है तो अभी एक जनवरी में करेंगे, फरवरी में वो करेंगे, मार्च में वो करेंगे, नो, एक साथ 20 काम कर रही है। उसमें पाकिस्तान के साथ के वाले में मीटिंग्स भी हो रही हैं। इनफैक्ट सर हम ये देख रहे हैं सीसीएस की बैठक चल रही थी कल और पूरा मीडिया समेत देश की निगाहें इस बात पर थी कि सीसीएस की बैठक चल रही है, वहां पर तीनों आर्मी चीफ्स हैं, एनएसए बैठे हैं, सीडीएस बैठे हैं, तो वहां पर क्या डिसीजन होने वाला है और उसमें हम देखते हैं जातिगत जनगणना पर फैसला आ रहा है। आपने जब ये खबर पहली बार देखी आप चौंके? आपको सरप्राइजिंग लगा ये? बिल्कुल, हर आदमी चौंका, लेकिन वो चौंकते हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी एक हैबिचुअल हैबिट है। हम चाहते हैं कि सरकार वैसे ही करे जैसे हम सोचते हैं, जैसे मीडिया सोचती है, इंटेलेक्चुअल सोचती है। और इसी मामले में तो बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है ना, जो आपको हमेशा शॉक देती है, हमेशा आपको सरप्राइज देती है। शॉक गलत शब्द है, सरप्राइज देती है। और इसका मतलब उनकी स्ट्रेटजी बनाने की। और हम लोग क्या करते हैं, हम जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं और इंटरप्रेटर्स हैं और एकेडमिशियंस हैं, जो करते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो उसका क्या मतलब है, करने वाले डूअर, दे आर डूअर। तो उन्होंने किया तो उसके पीछे बड़ी तैयारी होगी। मुझे लगता है ये आज की नहीं है। वो अमित शाह ने जिस दिन बिहार में कहा था कि जाति जनगणना हम कराएंगे, बहुत क्लियर उन्होंने भाषण में कहा था। मुझे लगता है उस समय से ये इनके भीतर चर्निंग चल रही थी और शायद उससे पहले भी चल रही थी, क्योंकि ये सवाल तो खड़ा हुआ था, सवाल को रिस्पॉन्ड करना था। और सवाल को उन्होंने, और अभी नरेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही कि, या शायद सुमित ने कही कि इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है, इन पार्टियों के पास, कि किसी चीज को अपना बना पाए और बचा पाए। अपनी इनके हीरोज, इनके नायक, इनके सारे रिसोर्स दूसरे ले जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि नरेंद्र जी, वैसे आपका क्या ओपिनियन है सर? मतलब एक चर्चा ये भी चल रही है कि पहलगाम हमले को लेकर जितनी मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, जितनी बात हो रही है, उस पर से भी ध्यान हटाने की क्या एक कोशिश थी क्या ये फैसला? क्योंकि अभी चीज़ें होते होते आगे इम्प्लीमेंटेशन होने में तो बहुत समय है, पर एक बात कह दी गई है, अब सब कुछ उस बात के इर्द गिर्द हो रहा है। अपनी जगह ठीक है कि जो पहलगाम है उसने सरकार को एक तरह से बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया था, क्योंकि जिससे जो मतलब क्लेम्स हो रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है और लोग मतलब जिस तरह से सोचने लगे थे कि भाई सब ठीक हो गया वहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की एक दर्दनाक घटना हो जाना, वो मुझे लगता है कि सबके लिए, इंक्लूडिंग सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए शॉकिंग रहा होगा।
लेकिन एक चीज जरूर है कि जो राजनीति है, जिस मतलब राजनीति में लोग रिस्पोंड करते हैं चीजों, जैसा ही कुछ होता है तो उसमें राजनीति में रिस्पोंड करते हैं, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जिस स्मार्टनेस के साथ मुझे लगता है कि बीजेपी रिस्पोंड करती है, शायद वो स्मार्टनेस और पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो है नहीं। और क्योंकि अब ये लंबे समय तक सरकार में है और जिस तरह का इनके पास डेटाबेस है, जिस तरह का इनके पास पूरा संगठन है, स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि विमेन रिजर्वेशन वाली बात एक समय पे कह दी, जो कि इस इलेक्शन से थोड़ा सा पहले की बात है, ठीक? लेकिन साथ में ये भी हुआ कि ये बेसिकली इम्प्लीमेंट होगा 2029 में या बाद में होगा। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस है वो आज या कल परसों में ये होने वाली नहीं है। इसको होने में और इसका डेटा आने में उसमें कम से कम मतलब 1-1.5 साल तो मिनिमम लगने वाला है। लेकिन दूसरी बात उसमें ये भी है कि कास्ट सेंसस तो होगा, लेकिन उसमें आप डेटा किस तरीके का लेके आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई बार सरकार ये भी डिसाइड कर सकती है कि भाई इस वाले मुद्दे पे हम डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, जिससे कास्ट सेंसस का जो एक्चुअली जो जनरली लोग जो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इससे कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा जैसे ने कहा, तो मुझे ये भी हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को इग्नोर कर दे कि भाई ये वाले इंडिकेटर्स हम लोग नहीं लेंगे और बाकी जो कास्ट सेंसस है वो हो जाएगा। तो उस कास्ट सेंसस का इनफैक्ट कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। एक पॉपुलिस्ट डिमांड है वो तो फिर हो जाएगी या ऑपोजिशन को जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ में ये भी होगा, उसका इनफैक्ट ये भी किया जा सकता है कि मीनिंग ना रहे उस चीज का। ठीक है, ठीक है। संदीप जी, आप पॉलिसी मेकिंग, गवर्निंग बॉडीज, इन सब के साथ में जुड़े भी रहे हैं। मैं सर आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस बात का जिक्र अभी नरेंद्र जी ने भी किया, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो 2011 की जनगणना हुई उस पर खुद अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि वो ठीक तरह से नहीं कराई गई है, या उसके डेटा को लेकर उनकी जो टिप्पणी थी। फिर हम देख रहे हैं कि बिहार ने एक सर्वे कराया, तेलंगाना का एक मॉडल है, उस पर भी बहुत बातें हो रही हैं। क्या देश में आप, और अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, ट्रस्ट डेफिसिट तो अलग ही लेवल पर है अब राजनीतिक दलों के बीच में, ऐसे माहौल में जब सर्वे होगा, काउंट, ये जनगणना होगी, गिनती होगी, वो प्रोसेस कितना मजबूत होगा, वो कितना रिफाइंड होगा, वो डेटा कैसे कलेक्ट, क्योंकि ये डेटा पूरे भारत का डेटा होगा सर, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश का डेटा होगा, तो इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। अभी जिस चीज़ का जिक्र नरेंद्र जी ने किया कि सरकार तय करेगी कि किस तरह के सवाल रखे जाएं, कौन सी जानकारी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, ये भी काफ़ी हद तक तय करेगा कि आगे जातिगत जनगणना से जुड़े हुए आंकड़े देश की पॉलिटिक्स को किस दशा और दिशा में लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप मीनाक्षी जी। देखिए, एक बात तो जो हमें सतर्क रहना है सभी को, एक समाज के रूप से मैं बोल रहा हूँ, सरकार चाहे जो भी हो, जो हमें सतर्कता बरतनी है और जो हमें देखना है कि ये इसका मेथोडोलॉजी क्या होगा। पहली बात, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पे ये निर्धारित होगा आगे जाके कि इसका असल में फ़ायदा क्या हुआ। उदाहरण के लिए, हालांकि दलित और आदिवासी की जनगणना तो होती है, 2011 में भी हुई है, बीसी समुदाय में, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कितने सारे सब कैटेगरीज चुने जाएंगे, किस तरह के सवाल का लिंकेज किया जाएगा, इसका करने का तरीका कैसे होगा। उदाहरण देता हूँ आपको, काफ़ी समय हम लोगों ने कोशिश करी थी कि जो निराश्रित लोग हैं, होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनको सेंसस में लाया जाए, तो ऐसा हुआ पीछे 2011 के सेंसस में। लेकिन जो कार्य करने का तरीका है, जो डेटा कलेक्ट करने का तरीका है, वो एकदम अच्छा नहीं था। तो कई सारे ऐसे बेघर, लाखों लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, शहरी बेघर हैं, लेकिन उनका आंकड़ा, क्योंकि किस समय आप जाके पूछ रहे हैं सवाल, क्या उस समय वो लोग बाहर हैं, घर में हैं, घर के या सोए हैं, तो कई सारी समस्याएं आती हैं डेटा कलेक्ट करने के तौर तरीके पे, किस समय होता है, मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है और इस पे निर्भर करेगा आगे इसकी प्रैक्टिकल यूज़ क्या होगा। पॉलिसी मेकिंग की आपने बात करी, तो और कंसेंसस इस समय बनाना, मेरे रूप से, चाहे कितना भी ट्रस्ट डेफिसिट हो, एक कलेक्टिव नेशनल कंसेंसस बनाना। अब कास्ट सेंसस हो ही रहा है, कांग्रेस भी बोल रही है हमारे कारण हो रहा है, बीजेपी बोल रही है हमने इसको किया, वो चलता रहेगा।
लेकिन एक कंसेंसस बनाना दोनों सहमत है, तो एक कंसेंसस बनाना कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या हो, और ये काम आता है एंड ऑफ द डे सेंसस कमीशन पे। तो मुझे लगता है कि ये आगे हमारा जो अगले 6 महीने का काम है, इस पे हमें केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर बद्री नारायण जी, सर क्लोजिंग रिमार्क आपसे मैं चाहूँगी, किस तरह के चैलेंजेस सर इस पूरे जातिगत जनगणना के मामले को आप आगे इस पर देख रहे हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, इससे जुड़े हुए फैसले का इम्पैक्ट सर भारतीय समाज में किस स्तर पर जाएगा? अगर कुछ बिंदु मोटे मोटे 4 या 5 पॉइंट्स भी हाईलाइट करने हो तो। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना इलॉबरेट एक्सरसाइज की मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनर, जो क्योंकि अब एक खास पोस्ट में हम जोड़ रहे हैं, तो उससे थोड़ी पूरी प्रोसेस को एक तरह से रीफ्रेम करने की जो जरूरत है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका हो सकती है, रिसर्चर्स की भूमिका हो सकती है, सोशल साइंटिस्ट की भूमिका हो सकती है, एक्टिविस्ट की भूमिका हो सकती है। सबको जोड़ के मुझे लगता है थ्रू मल्टीपल वर्कशॉप्स ये शायद इवॉल्व कराया जाए। तो प्रोसेस एक तो चैलेंज है उसको करना। दूसरा क्या है कि जब ये डेटा आ जाए तो उस डेटा का वो प्रोसेस करके उसको पब्लिशेबल डेटा में ट्रांसफॉर्म करना, रॉ डेटा है, तो वो भी एक बड़ा काम है। तो वो हो जाने के बाद तब कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको पब्लिक किया जाए। क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? करवाया तो था जाति जनगणना, नहीं कर पाई वो। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तैयारी इसमें इसके पीछे है जो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल ये सब मेथोडोलॉजी, प्रोसेसुअल तैयारी। अब इसका जो असर पड़ना है कि वो तो एक तो पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कांग्रेस अपोजिशन की स्ट्रेटेजी ध्वस्त हो गई है। बीजेपी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही थी, लेकिन वहाँ पर एक नए डिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स के साथ फिर से रीअसर्ट किया है उसने अपने को। तीसरा जो है उससे एक जो सोशल, हम लोग कहते हैं ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग, कि पहले आप धागों को खोलिए तो जुड़ेगा, जो काशीराम जी कहा करते थे, कास्ट से कास्ट को काटेंगे। शायद ये समय अम्बेडकर से आगे बढ़ करके काशीराम का रास्ता भी था कि इसमें क्या होगा कि जाति उभरेंगे, जाति चेतना उभरेगी, और ये जातीय चेतना जो उभरेंगी हो सकता है कि कल एक समाहारी समाज बनाने में मदद करे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वो धागे खुले रह जाएं, कुछ जुड़े कुछ ना जुड़े, वो चलता रह सकता है, लेकिन हम आशा करेंगे कि शायद इससे ये। तीसरा ये है कि इससे डोमिनेंस के नए स्ट्रक्चर, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद डोमिनेंस के स्ट्रक्चर में भी चेंज आया है, लेकिन हम लोग आज भी पुराने टिपिकल ढंग से डोमिनेंस को डिफाइन करते हैं। उसमें जो नए चेंजेस आए हैं और वल्नरेबिलिटी में नए चेंजेस आए हैं, यानी पुअर, गरीब, मार्जिनल, मोस्ट मार्जिनल के भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लगातार परिवर्तन आता है, वो उसकी मैपिंग हो पाएगी और एक नई सोशल कंटूर ऑफ डेवलपमेंट भी समझ पाएंगे और उससे एक नया रास्ता निकल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव देखें तो इससे एक बड़े समाज निर्माण की तैयारी बनेगी, लेकिन उसका प्रोसेस कई बार होता है ना कि आपकी यात्रा में कांटे भी लगते हैं, आपको कहीं चीरा लग जाएगा, या आपको खून निकलने लगेगा, वो सब भी होगा, लेकिन पाँव से खून निकलने लगता है जो लंबी यात्रा होती है। ये लंबी यात्रा है जो अभी संदीप जी कह रहे थे, ये 2-4 ये इसका जो इम्पैक्ट आने में मुझे लगता है 15 साल भी लग सकते हैं, होने में 3-4 साल लगेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने में समय लगेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, एस्पिरेशंस बढ़ेंगे, यानी जो जातियां बहुत छोटी हैं, अभी बिहार में आपने सुना होगा कि तुरहा जाति का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, नोनिया जाति का सम्मेलन हुआ, बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन अब इनमें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लग रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि हमारे तो इतना नंबर है, तो हमको भी पॉलिटिक्स में जो है एमएलए होना चाहिए। हमारे भी बहुत सारी जातियां जिनके भी एमएलएज नहीं है, जिनके अभी एमपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रधान तक नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा अपने को सर्च करने का। लेकिन बस खतरा यही है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के प्रयास स्नेक भी होते हैं और रोप भी होते हैं। कई बार उनको स्नेक में न बदलने दे करके हमें रोप में बदलने देने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूँगी। आपने अपना समय दिया और इतने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए इस कॉम्प्लेक्स इशू पर। पॉलिटिकल बातें एक तरफ होती हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश भी यही थी कि पॉलिटिकल डिस्कशन ना हो, बल्कि एक्सपर्ट्स के साथ ऐसा डिस्कशन हो जिसमें लोगों के मन में जो भी सवाल हैं या जिस तरह की क्लैरिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको हम उनके सामने रख सकें। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।